लास्ट क्लास पढ़ाना मुश्किल। तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, तो ये वर्क की पावर पूरा हो गया। इसमें कुछ कुछ टॉपिक आज मिसलेनियस टॉपिक के तहत पढ़ा दूंगा मैं, इसको मिला लेना घर पर बढ़िया से। कंजर्वेटिव फोर्सेस एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस पढ़ा तो अभी रहा हूं, बट एक्चुअली में इसका इस्तेमाल हुआ है ना। वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का जो भी टॉपिक, जो भी क्वेश्चन पढ़ाया गया, उसमें बार बार बोला जा रहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला का क्वेश्चन बिल्कुल अगर एनर्जी कंजर्व करते हो तो वो तभी पॉसिबल है जब बीच में आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को इन्वॉल्व नहीं करते। तब ये वर्ड आया है पहले भी, है ना। जितना प्रूफिंग वगैरह है वो मान करके चले नॉन कंजर्वेटिव है, बट क्वेश्चन जो तुमसे पूछा है मेंस नीट सब में तो लॉस वाला ही पूछा ही है, कितना एनर्जी लॉस हुआ, है ना। तो ये वर्ड पहले आ चुका है, तो आज इसको देख ही लेते हैं एक्चुअली में कि ये कहते किसको है। ये वर्ड पहले इन्वॉल्व हुआ है, बट आज इसको डेफिनेशन के साथ देखोगे किसको कहते हैं, उसको अभी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो अच्छे से देख लेना। कंजर्वेटिव फोर्सेस, अभी मैं लिखवा भी रहा हूं, पहले समझ लो। कंजर्वेटिव फोर्सेस, पूरे चैप्टर का समरी क्या था? वर्क बराबर क्या होता है? वर्क व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, ठीक है। 9% फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट तरीका मालूम था, 11th में तो बहुत सारा तरीका मालूम चला, बट आखिर तो डेफिनेशन है ये, फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन इज कॉल्ड वर्क, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस वैसे फोर्सेस को कहते हैं जिस फोर्स से जब तुम वर्क डन करोगे, वर्क डन मतलब फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, तो मोशन का मतलब क्या होता है? बॉडी एक जगह से दूसरे जगह तक गया, तो अगर पाथ कैसा है उस पर डिपेंड अगर ना करे, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? क्या फिर से बताओ। कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ऐसा फोर्सेस, कंजर्वेटिव फोर्सेस का मतलब ऐसा फोर्सेस जिस फोर्स से जब हम लोग वर्क डन करेंगे, उस वर्क डन में जो तुम डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस मोशन निकालोगे वो किस पाथ से गए हैं उस पर डिपेंड ना करे, बस पाथ का लेंथ पर डिपेंड करे, पाथ का लेंथ पर डिपेंड करे। बट वो पाथ का लेंथ कैसे पहुंचे हो, किस तरह के पाथ से पहुंचे हो, उस पर डिपेंड ना करे, वैसे फोर्सेस को कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। फिर से बता रहा हूं इसका, क्योंकि इस्तेमाल बहुत ज्यादा है, केमिस्ट्री में भी आएगा, शायद थर्मोडायनामिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री में, उसमें भी ये वर्ड इस्तेमाल होता है। मेरे वाले फिजिक्स वाले थर्मोडायनामिक्स में तो होगा ही होगा, बाकी इस चैप्टर में पढ़ लिए, इसमें तो यूज है था ही। एक बार और करते हैं। कंजर्वेटिव फोर्सेस वैसे फोर्सेस को कहते हैं जिस फोर्स से जब तुम वर्क डन करोगे तो उस वर्क डन में जो डिस्प्लेसमेंट, जो मोशन होगा, वो जो मोशन हुआ वो सिर्फ मोशन इनिशियल से फाइनल, बस उसके बीच में डिपेंड करे, उसके बीच का जो लेंथ है उस पर डिपेंड करे। मतलब उसके बीच का लेंथ नहीं, मतलब जो जहां से जहां जाना है, डिस्प्लेसमेंट फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, तो मोशन हुआ तो बॉडी इधर से अगर इधर गया, इधर से अगर इधर, तो बस इस पर डिपेंड करना चाहिए कि इधर से इधर गया। ऐसे भी पहुंचा तो भी ठीक है, ऐसे भी पहुंचा तो भी ठीक है, ऐसे उड़ के पहुंच गया तो भी ठीक है। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो उसका जो वर्क डन होगा उसमें सिर्फ इनिशियल पाथ और फाइनल पाथ के ऊपर ही हम लोग डिपेंड करेंगे। वो इनिशियल से फाइनल तुम किस पाथ से होते हुए गए हो इस पर डिपेंड ना करे, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। और टू बी प्रिसाइज अगर बात करें तो चैप्टर में फिजिक्स में कंजर्वेटिव फोर्सेस से ज्यादा जरूरत नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का पड़ता है। तो नाम से ही पता चल गया, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसा फोर्सेस है जिस फोर्स से जब तुम वर्क डन करोगे तो जो तुम्हारा इनिशियल से फाइनल जो पाथ है वो आप कैसा पाथ से आए हैं उस पर भी डिपेंड कर जाए, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। सीधा सा हिसाब है, फ्रिक्शन जब हम लोग निकालते हैं तो फ्रिक्शनल फोर्स किसके बीच में निकालते हो? जैसे पाथ के ऊपर, तो पाथ अगर ऐसा है तो उसमें फ्रिक्शनल फोर्स अलग आएगा, ऐसा है तो अलग आएगा, ऐसा है तो अलग आएगा। उस पाथ में भी अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो अलग आंसर आएगा, ऊबड़ खाबड़ है अलग आंसर आएगा, तेल डाला हुआ है अलग आंसर आएगा, एयर का फ्रिक्शन कंसीडर कर लो तो अलग आंसर आएगा। तो जब पाथ के ऊपर, पाथ कैसा, किधर, क्यों, क्या, किस लिए पर डिपेंड कर जाए तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। प्रैक्टिकल भाषा में बात करें तो आप पाथ का फ्रिक्शनल फोर्स कंसीडर कर रहे हैं तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। एयर वाला प्रूफिंग किए थे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का, एमजीएच आता, बट नीट का क्वेश्चन किए, मेंस का किए, उसमें तो पूछ ही रहा था कि कितना एनर्जी लॉस हुआ ड्यू टू फ्रिक्शन। तो वही क्वेश्चन है, उसी में जो फ्रिक्शनल फोर्सेस है, चाहे एयर का लो चाहे पाथ का लो, वो कौन सा हो जाएगा? वो नॉन कंजर्वेटिव। नहीं ले रहे हो अगर तो वो जो है वो तुम्हारा कंजर्वेटिव फोर्सेस है, ठीक है। तो भी प्रिसाइसली अगर बात करें इस चैप्टर के हिसाब से
तो इस चैप्टर के हिसाब से बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है mg वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ऐसे वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, ये किसका एग्जांपल हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का है, और वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस, प्रैक्टिकल भाषा में बात करते हो, जो चैप्टर आप पढ़ रहे हो उस हिसाब से बात करते हो। जहां ऐसे mgh वाला है, mgh, वो h क्या है, क्यों है, क्या किस लिए, उससे क्या मतलब है? h होना चाहिए, a से b का डिस्टेंस 10 मीटर, तो वही mgh हो गया। बट वही h ऊबड़ खाबर वाले से लाए हो, टेढ़ा से लाए हो, उसमें तेल गिरा हुआ, उसमें कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कम है, ज्यादा है, उस पे करोगे तो वो नॉन कंजर्वेटिव हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस अगर सोचो, चाहे वो एयर का हो चाहे जमीन का हो, जमीन वाला क्वेश्चन भी किया हो और एयर वाला भी किया हो, स्प्रिंग वाला भी किया हो, अगर तुम वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्सेस कंसीडर कर रहे हो तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कंसीडर कर रहे हो तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस है। ठीक है, पहले इतना शॉर्टकट में लिखो, फिर इन सबका डेफिनेशन लिखते हैं। तो डेफिनेशन लिख लो, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, अभी 5 मिनट समझाया और थोड़ा लिखना भी है इसको। कंजर्वेटिव कब कहोगे, बोलो बोलो, इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी डिपेंड्स ऑन सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी। कौन सा पाथ, कौन सा नेचर, कैसा पाथ, उससे मतलब नहीं है। नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पाथ फॉलोड बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशंस। ऐसे फोर्सेस से जो वर्क डन अगर नॉट डिपेंडेंट ऑन पाथ है तो वैसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इस चैप्टर जो चैप्टर पढ़ रहे हो इस हिसाब से बात करो तो केवल ग्रेविटेशनल फोर्स जो आप पढ़े हैं वही बढ़िया एग्जांपल है इस चैप्टर के हिसाब से नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का, नॉन कंजर्वेटिव नहीं, कंजर्वेटिव फोर्सेस का। और नॉन कंजर्वेटिव का क्या होगा? अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इन मूविंग अ बॉडी फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर। ये सीधा डिपेंड कर रहा है कैसा पाथ, तो कैसा पाथ तो कैसा है, उबड़ खाबड़ है, चिकना है, फ्रिक्शन ज्यादा है कम है, उसका यही मतलब हो गया। तो डिपेंड कर रहा है मतलब फ्रिक्शन पर है, फ्रिक्शन पर है तो म्यू पर है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा कम, तेल गिरा हुआ है, पाउडर लगाया हुआ है, अलग तरह का पाथ आएगा तो वो कंसीडर कर लिए तो वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होगा। सिर्फ इनिशियल से फाइनल पाथ को फॉलो करे तो वो कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जांपल होगा। ठीक है, जैसे इस चैप्टर के हिसाब से वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव है, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इस चैप्टर के हिसाब से नॉन कंजर्वेटिव है। बाकी जब थर्मोडायनामिक्स पढ़ेंगे तो उसमें और भी चीजें इसके बारे में जाननी है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बहुत बात हो रही है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव इन नेचर होता है, फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तब। तो क्यों ऐसी बातचीत हो रही है वो अभी आप ही लोग थोड़ा सा बताएंगे, थोड़ा सा ध्यान से देखना और बताना। ये ए पॉइंट है, अभी लिखेगा नहीं कोई, मतलब ये ए है और ये हाइट है बी का। ठीक है, मतलब इसके बीच का हाइट है हमारा h और एक ब्लॉक है, इसका मास है m। ठीक है, और इसका वेट कितना हो जाएगा mg। तो इसको यहां से सीधा उठा करके b पर रखना है, a से b। तो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, अभी डेफिनेशन लिखे हो विथ या अगेंस्ट भी हो सकता है। तो इस केस में वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी होता है जिसको कि हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कह रहे हैं। इस चैप्टर में कितना जाएगा इस केस में, दिस इज mgh। इस केस में mgh आएगा, a से b सीधा उठा करके, a से उठाए b पर रख दिए, a से उठाए b पर रख दिए बिल्कुल सीधा। तो कितना वर्क डन हो रहा है अगेंस्ट ग्रेविटी जो है वो mgh हो रहा है। अब देखो दूसरे तरीके से a से b में पहुंचने वाला है, a यहां पर है और b यहां पर है। ठीक है, ये पॉइंट a है, ये b है, इसके बीच का हाइट कितना है h है। लेकिन आप सीधा उठा करके नहीं जाने वाले हैं। अरे बच्चों बात मत करो, तुम्हारा ही छूट रहा है, मेरा नहीं छूट रहा। आप लोगों को तो एक ही चीज बार बार समझाना पड़ता है, क्या मेरा छूट रहा है, मेरे को आता है ये सब। आप लोगों को तो गजब मतलब सिखाना पड़ता है हर चीज बैठ करके, जैसे आप लोग 2 क्लास में है। अरे मेरे को आता है, तुमको देखना है। ऐसा करके लगता तुम लोग क्लास में, मैं सीख रहा हूँ उतना आराम से। यहां से अब सीधा नहीं रख रहे,
अब ऐसे एंगल पर रख रहे हैं, ठीक है, ए से भी यही है, बट ब्लॉक को ऐसे एंगल पर उठा करके रख रहे हैं, ये थीटा है और ये ब्लॉक है, तो अब ऐसे आ गया एम, ठीक है ना, और इसको हम लोगों को ए से बी पर उठा करके रखना, पहले सीधा रख दिया था, अब एंगल पर रख रहे हैं। ये सबको मोटा मोटी मालूम है, ये मैं कई बार सिखा चुका हूं। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, रिजॉल्व वेट, रिजॉल्व ये वाला एंगल यहां चिपका देना है, एंगल एरो के साथ वाला एम जी कॉस थीटा, एंगल एरो के सामने वाला दिस इज एम जी साइन थीटा, ठीक है, और यहां से यहां तक कुछ लेंथ होगा पी से क्यू, हम लोग ऐसे लेकर के जा रहे हैं, लेकिन ले से ए से भी ही जाना है, बट ऐसे एंगल पर लेते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं, इस तरफ लेकर के जाना है हमें, इस तरफ लेकर के जाना है, ठीक है, इस तरफ लेकर के जाना। तो पहले फोर्स कितना लगाना होगा इसमें, किससे गिर जा रहा था ये, एम जी साइन थीटा से गिर जा रहा था, तो एम जी साइन थीटा से गिर जा रहा है, ये फोर्स है, एम जी साइन थीटा से गिर जा रहा है, इसको यहाँ पर ऐसे बना सकते, अरे समझ ना, एम जी साइन थीटा इसका फोर्स है, तो वर्क डन कितना करेंगे, एम जी साइन थीटा फोर्स है इनटू डिस्प्लेसमेंट है, यहां से यहां रखना है PQ। इसका स्कूल एग्जाम में प्रूफिंग भी आएगा, मेरे को आपके स्कूल एग्जाम के प्रूफिंग से कोई लेना देना नहीं है। साइन थीटा इस डायग्राम में परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, बताओ परपेंडिकुलर में H है और हाइपोटेनस में ये PQ है और यहाँ पर फिर PQ है, देखो ये PQ कट गया, दोबारा से कितना आ गया, देखो एक बार सीधा रख दिए थे लेकिन हाइट उतना ही था, MGH आया, इस बार देखो ऐसे एंगल पर लेते हुए जा रहे हैं, बट ए से बी का हाइट H ही है, फिर भी वर्क डन जो है वो कितना आ रहा है, वो MGH आ रहा है। यही बात अभी थोड़ी देर पहले लिखवा जाता, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस, तुम एंगल पर गए चाहे ऐसे गए, ये ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट ही लेकर के जा रहे हो, चाहे एंगल पर लेके जाए चाहे सीधा पर, डेफिनेशन अभी लिखवाया गया, फॉर पे भी जा सकते हो, अगेंस्ट पे भी जा सकते हो, बट वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। पाथ तो चेंज किया बट आंसरवा जो है वो MGH ही आ रहा है, बस ए से बी का हाइट अगर H हो तो, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल एक्चुअली में वो मौत का कुआं वाले टॉपिक में भी आया था, उसमें भी ऐसे नीचे गिर रहा था तो हाइट यही वाला लिए थे, वो टॉपिक आया था फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में, ठीक है। हाँ, मौत का कुआं फोर्सेस लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा चुका हूँ, जब इस वीडियो में पहुंचोगे तो मिलाना, ठीक है। अब एक बार और बताया गया, एक बार और यहाँ से यहाँ लेकर के चलते हैं, ये हाइट अगर H है और ऐसे सीढ़ी के थ्रू लेते हुए जा रहा है, ऐसे सीढ़ी के थ्रू यहाँ से यहाँ, अभी भी ये कितना है, ए से बी, और वही ब्लॉक को ऊपर पहुंचाना है, बट ऐसे सीढ़ी के थ्रू लेकर के जा रहे हैं, अरे समझ में, ऐसे सीढ़ी के थ्रू लेकर के जाना उसी ब्लॉक को, अभी भी इसका जो हाइट है वो H है, ठीक है, ब्लॉक लेकर के चलना। अब थोड़ा सा इसमें 9th क्लास का कॉन्सेप्ट और 11th क्लास का भी कॉन्सेप्ट, जब ऐसे सीधा लेकर के चलेंगे ब्लॉक को, यहाँ पर तो यहाँ पर वर्क डन होगा, ऐसे सीधा लेकर के चलेंगे तो होगा ना, लेकिन ऐसे जब एंगल पर लेकर के चलोगे तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बराबर लग जाएगा FS cos 90, ये पहले भी पढ़ाया गया है। ऐसे ब्लॉक सर पे ले रहे हो और ऐसे सीधा चलोगे, फोर्स ऐसे नीचे के तरफ वेट, और ऐसे एंगल यहाँ पर जब जाओगे तो 90 डिग्री का बनेगा, अरे आ रहा समझ में, FS cos 90। तो जब ऐसे ऐसे सीधा चलोगे तो वर्क डन आएगा, ये वाला चलोगे तो फिर नहीं आएगा, फिर ऐसे सीधा चलोगे तो आएगा, ये वाले में नहीं आएगा, ऐसे सीधा चलोगे तो आएगा, इस पर नहीं आएगा, इस पर आएगा, इस पर नहीं, इस पे आएगा, इस पर नहीं और इस पे आएगा। तो इन सबको जब जोड़ोगे तो MG सब में आएगा, हाइट H1 आएगा, फिर H2 आएगा, फिर H3 आएगा, फिर H4 आएगा, H5 आएगा, H6 आएगा, और वर्क डन स्केलर क्वांटिटी है, जैसे ही जोड़ोगे तो ये दोबारा से H ही आ जाएगा। तो ऐसे सीढ़ी से भी जाओगे तो वर्क डन उस ब्लॉक को ऊपर नीचे करने में MGH ही आएगा। तो ये एक एग्जांपल है शो करने का कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। बाकी हमें इससे मतलब नहीं है, ये आपको समझना है कि कंजर्वेटिव नहीं, अगर तुम नॉन कंजर्वेटिव चलाते हो तो 9th क्लास से जो आप लोग का डाउट है, 9th से नहीं शायद 8th क्लास से बच्चों का डाउट रहता है कि पढ़ते तो है सर कि एनर्जी कंजर्व होता है, बट एनर्जी तो हमें मालूम है बीच में बर्बाद हो जाता है। तो यही तो है, बर्बाद होगा अगर तुम नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को भी लाते हो मैच में, अगर नहीं लाते हो सिर्फ मैथमेटिकली बना रहे हो तो एनर्जी बिल्कुल बिल्कुल कंजर्व रह जाएगा। नॉट कंजर्व वाली बात तभी होगी जब आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस को बीच में लाएंगे तब, ठीक है। तो ये बस एक एग्जांपल है ऐसा समझाने के लिए कि जहां पर
ऐसा फोर्स जिसके वजह से जो वर्क डन हो रहा हो वो पाथ इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करे, बीच में कौन से पाथ को फॉलो कर रहे हैं उस पर डिपेंड ना करे, तो वैसे फोर्सेस को हम लोग कंजर्वेटिव फोर्सेस कहते हैं। इस चैप्टर के हिसाब से ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर कंजर्वेटिव, इस चैप्टर के हिसाब से फ्रिक्शनल फोर्सेस आर नॉट कंजर्वेटिव। इतना इसमें पढ़ना, ठीक है, इसको नोट कर लो। तो ये टॉपिक है बॉलिस्टिक पेंडुलम, वर्क एनर्जी पावर का लास्ट टॉपिक में से है बॉलिस्टिक पेंडुलम। देखो आप लोग 12th क्लास के एंड तक तैयारी कर लेंगे तो पेंडुलम तो एक ही इंपॉर्टेंट है जो कि आपको मेंस, एडवांस, नीट, स्कूल एग्जाम सबके लिए पढ़ना है, वो आपका सिंपल पेंडुलम है, वो वर्क एनर्जी पावर में पढ़ना है, वो आपको एसएचएम में पढ़ना है, वो आपको 12th क्लास में पढ़ना है। बाकी सब तो एप्लीकेशन के फॉर्म में आता है, जैसे कोनिकल पेंडुलम आया था यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एप्लीकेशन में, है ना, ऐसा कोई टॉपिक नहीं है कोनिकल पेंडुलम। उसी तरह से ये बॉलिस्टिक पेंडुलम कोई पेंडुलम उंडुलम नहीं है, ये जस्ट आप अभी कोलिजन पढ़ रहे थे, कोलिजन में भी ये देखो क्या है, ये एक ब्लॉक है, इसका मास m है, इस पर गोली चलाया गया बुलेट, और ये बुलेट इसी में धंस गया, तो ये कौन सा कोलिजन हो गया? इनइलास्टिक कोलिजन, और दोनों साथ में मूव करेगा। और देखो इसका शेप ऐसा है कि डेफिनेट हाइट पर उठ जाएगा, तो इस बुलेट के पास क्या था? काइनेटिक एनर्जी था, और ऐसे ये दोनों सिस्टम ऊपर उठ गया तो वो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये कोई पेंडुलम उंडुलम नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इनइलास्टिक कोलिजन, मोमेंटम तो हर केस में ही कंजर्व रहता है, उन सब केसेस का एप्लीकेशन है। बॉलिस्टिक पेंडुलम कुछ नहीं होता है, सिंपल पेंडुलम एक ही है जो आपको जानना है, बाकी सब तो एप्लीकेशन है फिजिक्स का। तो ये डायग्राम को एनालाइज कर लेंगे। बुलेट है, उसका मास कुछ होगा, कुछ ले लो, m मान लो बुलेट का मास, वेलोसिटी v है, ये जाकर के एक ब्लॉक में टकराया, ये पहले रेस्ट में था, इसका मास m था, बुलेट धंस गया, ब्लॉक ऊपर की तरफ चले गया, एक डेफिनिट हाइट तक ही ऊपर जा सकता है, वो हाइट हम लोग h माने हैं। बाकी जब ये आपके मेंस में नीट में पूछा जाएगा तो हो सकता है h पूछे कितना होगा, हो सकता है वो मास पूछ ले स्मॉल m कितना था। बोलने का मतलब है बॉलिस्टिक पेंडुलम वेंडुलम कोई टॉपिक नहीं है, इसमें मैथमेटिकली क्या क्या कर सकते हैं वो बस हम लोग साइड में लिखेंगे। इनइलास्टिक कोलिजन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा अगर नॉन कंजर्वेटिव मानते हो तो, और मोमेंटम तो वैसे में भी कंजर्व होता है, चाहे कोई भी एग्जांपल मान लो, उन सबको मिला जुला करके एक मेथड निकालेंगे। वैसे बॉलिस्टिक पेंडुलम कोई टॉपिक नहीं है फिजिक्स का कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ये वो, वैसा कुछ नहीं, ठीक है। तो डायग्राम तो क्लियर है। इनइलास्टिक कोलिजन है, कोलिजन कैसा भी हो उसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। पहले मोमेंटम कंजर्व रहने वाला कॉन्सेप्ट लगा ले, तो बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, इस पर 3 दिन से न्यूमेरिकल बना रहे थे हम लोग, अब इसको थोड़ा सा देख लेंगे। बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, पहले बता दो फिर लिखना। शुरुआत में बुलेट का था m इंटू स्मॉल v, और ये ब्लॉक हुआ रेस्ट में था, ये 0 हो गया। बाद में परफेक्टली इलास्टिक है, दोनों साथ में मूव कर रहा है, तो मास कितना हो गया m प्लस m, और ये किसी वेलोसिटी से मूव करेगा, कुछ मान लेते हैं कैपिटल V मान लेते हैं, ठीक है, V से जा रहा है तो उसको बड़ा वाला V मान लेते। ये तो हो गया जो कर सकते थे इसमें वो कर लिए। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते भी रहोगे, इससे कैपिटल V बराबर कितना आ गया, ये हो गया m बाई एम v इंटू, ये कैपिटल V का वैल्यू आ गया, ठीक है। इसको नोट करके रख लो क्योंकि इसके बाद कुछ और करते हैं। ये लिख लिए, पूरा आ रहा है, यहां तक लिख ले, तब आगे का कहानी बताओ। ये तो हो गया भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। आप कुछ आगे का बात बताओ, अब थोड़ा एनर्जी कंजर्वेशन का रूल लगाते हैं। जैसे ही टकराया ये ब्लॉक पे ये बुलेट, तो इस ब्लॉक और बुलेट के सिस्टम के पास कौन सा एनर्जी आ गया, पहले रुका हुआ था, कितना, हाफ m प्लस इंटू कैपिटल V का स्क्वायर। अब इस काइनेटिक एनर्जी का वैसे जा तो रहा है, बट इस डायग्राम के हिसाब से थोड़ा ऊपर तक ही जा पा रहा है, इसका मतलब है। और ऊपर जाकर के क्या होगा, हर पेंडुलम में क्या होता है,
हाँ ये रुक जाएगा, इसका मतलब है जो काइनेटिक तुम ढकेल के दिए इसको वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा सिस्टम के। तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी इज m प्लस m इंटू जी इंटू एच। इससे m प्लस m कट जाएगा, इससे ये जो v है वो अंडर रूट 2gh हो जाएगा। बोलो कोई डाउट? ठीक है, अंडर रूट 2gh हो जाएगा। और दोनों ही आखिर क्या निकला, दोनों से तो कैपिटल V निकल रहा है, तो दोनों को अगर इक्वेट मार देंगे तो क्या आ जाएगा, स्मॉल m इंटू वी बाई m प्लस m बराबर अंडर रूट। इससे ये जो v है स्मॉल v ये कितना आ जाएगा 2gh m प्लस वाई स्मॉल m। ठीक है, तो ये फॉर्मूला को याद करके तो नहीं जाना है जेईई मेंस और नीट के एग्जाम में, ऐसा तो नहीं कि हम ये फॉर्मूला याद करके जाएंगे, बट इसमें एक चीज पर जैसे सीखने वाला है कि ये किए ही क्यों, जैसे क्यों किए। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा ऐसे मैथमेटिकल एनालिसिस करें, फिजिकली एनालिसिस करें, ठीक है इलास्टिक कोलिजन देख लिए, मोमेंटम है, एनर्जी समझ गए, बट किए ही क्यों वाला बात है। तो ये आज से 150-200 साल पहले का टेक्निक है, अभी भी इस्तेमाल किया जाता है। क्या कैलकुलेट कर लिया, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस कैलकुलेशन से, इससे इसको अगर तुम फिजिकली भी सेटअप करके रखते हो तो जो बुलेट का स्पीड है वो तुम इससे फाइंड आउट कर सकते हो। जो बुलेट का स्पीड है, जो बुलेट जिससे तुम चलाए हो वो इससे मालूम चल जाएगा, क्योंकि 2 तो मालूम है, जी मालूम है, कितने ऊपर तक गया ये तो स्केल से नाप सकते हो, एम तो मालूम ही है ब्लॉक का, बुलेट का मास मालूम है, ये किस स्पीड से बुलेट चलाए थे ये फाइंड आउट करने के लिए इस टेक्निक का 100-125 साल पहले इस्तेमाल होता था। आज भी मैथमेटिकली फिजिकली इस टेक्निक का यूज हम लोग करते हैं। ये बुलेट का स्पीड निकालने के लिए आपको ये टॉपिक नहीं पढ़ा जा रहा है, ये एनर्जी, मोमेंटम, कोलिजन का एप्लीकेशन के फॉर्म में पढ़ा जा रहा है। बाकी इसका इस्तेमाल एक्चुअली में 100-125 साल पहले स्मॉल मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक बुलेट वगैरह का स्पीड पता लगाने के लिए इस कैलकुलेशन का इस्तेमाल हम लोग करते थे। इस पेंडुलम तो नहीं है, बट ये ऐसे ऊपर जा रहा है फिर ये नीचे आ जाता, मेरे को इसको पेंडुलम जैसे हिलाना नहीं है, बस ऊपर भेज करके ही बुलेट का स्पीड फाइंड आउट कर सकते थे। ये इट इज नॉट अ टाइप ऑफ पेंडुलम। सीनियर क्लासेस में आपसे पूछा जाए कितने तरह का पेंडुलम जानते हो, तो बॉलिस्टिक पेंडुलम, ये कोई पेंडुलम नहीं है। एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन इलास्टिक कोलिजन का एक एप्लीकेशन है। ठीक है, इसको नोट करो। तो एक टॉपिक, एक बड़ा मजेदार तरह का टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, मतलब ऑफिशियली ट्यूशन में जो पढ़ाई होगा इसको देखना, मतलब 11-12 में कैसा भी टॉपिक निकल आता है। तो मान लो ये एक टेबल है, ठीक है, मान लो ये एक टेबल है और इस पे एक चेन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? चेन। बड़ा फिजिक्स में गजब कोई भी टॉपिक उठ करके आ जाता है। ये एक चेन है, इस तरह से टेबल है, इसमें चेन रखा हुआ है। ठीक है, यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म वर्ड आप लोग साइंस में सुने, हर जगह पर उसका मास जो है वो बराबर है, मतलब एकदम साइड से भारी, इधर कमजोर, उधर, ऐसा नहीं है। यूनिफॉर्म चेन है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसको यहां से यहां पर पुल करके लाना है, इस चेन को ऐसे खींच लेना है ऊपर, तो क्या लगाना पड़ेगा इसमें? फिर गलत आंसर, वर्क। हर बार गलत आंसर, पागल कर दो तुम। कैसे गलत बता दो? फिर तो 9th और 11th क्लास कोचिंग करके फायदा नहीं हुआ। ऊपर खींचना मतलब उसमें क्या करोगे तुम? तो फोर्स तो तुम लगाओगे, बट ऊपर खींच रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। व्हेन फोर्स प्रोड्यूसेस मोशन, दैट इज नॉट फोर्स, दैट इज वर्क। बुद्धू वाली बातें मत करिए आप। वो 9th क्लास का बच्चा बोलता है इसको फोर्स लगाएंगे, वर्क होगा इसका आंसर। तो बोलोगे सर खींचना ये क्या होगा? ये खींच लेंगे हो जाएगा, है ना। बट आप थोड़ा सा सोचो, क्योंकि अब ये टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं। आपको लग रहा होगा कि बस ये ऐसे डिस्कशन है, डिस्कशन नहीं है, ये पढ़ना है अभी आपको। थोड़ा सा अपने आप को एनालाइज करके देखो। ऐसा ही एक चेन है, रोप चेन समझ लो, वो झुका हुआ है टेबल के नीचे, तुम उसको खींच रहे हो। ठीक है, फोर्स लगा करके उसको ऊपर की तरफ खींच रहे हो, वर्क डन तुम कर रहे हो। वो फोर्स जो तुम लगाओगे वो वेरिंग होगा कि कांस्टेंट? सोच करके बताना। एकदम एक कांस्टेंट फोर्स से आ जाएगा ऊपर की तरफ, या वो फोर्स जो है वो वेरिंग होगा? कैसे पता चला वेरिंग होगा? चेन थोड़ा ऊपर आएगा तो उसका नीचे जो चेन रहेगा उसका मास अलग हो जाएगा। नहीं, थोड़ा और बोलो, उतना बोलो, अरे बोलो। डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स का वैल्यू जो है वो कम होगा। ऑब्वियस, जैसे जैसे वो ऊपर आने लगेगा तो तुमको उतना फोर्स नहीं लगाना उसको ऊपर खींचने के लिए। यही चीज 9th थर्ड से पूछा जाए तो 9th वाला सिर्फ बोलेगा फोर्स लगाएंगे और जिस डिस्प्लेसमेंट से खींचेंगे
दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क आ जाएगा। 9th का छोड़ो, अभी मैं तुमसे भी पूछ देता तो तुम यही आंसर बता देते, बट ये नहीं होगा क्योंकि वो जो फोर्स है वो वेरिंग होगा। जैसे जैसे तुम उस स्प्रिंग को, चेन को ऊपर खींचोगे जैसे, तो उसमें तुम्हारा फोर्स जो है वो कम होना शुरू हो जाएगा। कम ज्यादा से मतलब नहीं हो, फोर्स वेरिंग हो जाएगा। और वेरिंग फोर्स के द्वारा वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से नहीं निकलता है। 50 बार बता चुका हूं, पूरा एक क्लास चला था वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स, जिसमें आप लोग बोर हो गए थे, बोल रहे थे आगे बढ़ा दीजिए सर क्वेश्चन। आगे कैसे बढ़ा दूं, पूरा 11th 12th में अब तुमको जो भी केस मिलेगा वो वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स ही मिलने वाला है। मैं सिर्फ वर्क एनर्जी पावर का बात नहीं कर रहा, जो भी चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं उसमें फोर्स आपको वेरिंग ही मिलने वाला है। तो इस केस में भी क्या होगा, पहले वो जो फोर्स होगा वो वेरिंग होगा। क्यों वेरिंग होगा समझ गया, क्योंकि मैं तो सिर्फ क्वेश्चन लिखवा दूंगा, बट आपके दिमाग में होना चाहिए इसमें क्यों टीचर सीधा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का आंसर नहीं निकाल रहा। नहीं निकाल सकते, मेरे बस में थोड़ी है, वो फोर्स वेरिंग होगा। वेरिंग फोर्स को निकालने का दुनिया ब्रह्मांड यूनिवर्स में एक तरीका है। पहले स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे, उसमें फोर्स को कांस्टेंट मान लेंगे, उससे पहले डीडब्ल्यू निकालेंगे, फिर वर्क डन निकालने के लिए इंटीग्रेट करेंगे, लिमिट देखेंगे कहां से कहां तक खींचना है। उसके बगैर वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये अंतर है ना, अंतर को पूछा जाएगा बस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। आपको फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बोलने से पहले सोचना होगा कि फोर्स कांस्टेंट है या फिर वेरिंग। सिर्फ इस चैप्टर का, इस क्वेश्चन का बात नहीं कर रहा हूं, थ्रू आउट जो आपका सिलेबस अब बच रहा है 1.5 साल का, इस चैप्टर के पहले तक तुम्हें मालूम ही नहीं था वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स क्या होता है, तो तुम नहीं लगाते थे। अब जब तुमको पता है तो तुम्हारा दिमाग जब भी फोर्स वर्ड आएगा 11th 12th में, अब जितना सिलेबस तुम्हारा बाकी है, बाकी तो है 11th का आधा, बाकी 12th का पूरा, अब तुम कभी भी फोर्स बताने से पहले एक बार देखना कि वो कांस्टेंट है कि वेरिंग। कांस्टेंट हुआ तो इस चैप्टर का समरी है कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट या एफएस कॉस थीटा से वर्क डन निकलेगा। इसी चैप्टर का समरी है कि फोर्स अगर वेरिंग हुआ तो पहले डीडब्ल्यू निकालोगे, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कांस्टेंट मानोगे, लिमिट लगा के इंटीग्रेशन करोगे तब वर्क डन आएगा। इट्स अ मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लास 9th एंड क्लास 11th वर्क एनर्जी एंड पावर। ठीक है, तो ये तो बस एक एग्जांपल, इसमें तो मेरे को 1-2 क्वेश्चन करवाना, मैं बस क्वेश्चन करवा दे रहा हूं, बट आपके दिमाग में जाना चाहिए कि दीज आर एग्जांपल्स ऑफ वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स। ठीक है, इस टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म चेन। और ये टॉपिक है वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स का। ये चेन साला नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकता है, और चेन नॉन यूनिफॉर्म हुआ तब वो तुमसे सॉल्व भी नहीं होगा। वो फिर तुम्हारे पास 11th 12th में अगर वो चेन भी नॉन यूनिफॉर्म है, ऊपर खाबड़, इधर मास ज्यादा उधर मास कम, वो तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा क्लास 11 के कोई टेक्निक से। यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, है ना। ये 9th को बता दे तो उसको समझ ही में नहीं आएगा, बट आप समझो वो चेन नॉन यूनिफॉर्म रहा, मास कम ज्यादा रहा, तो तुमसे सॉल्व ही नहीं होगा। 11th 12th छोड़ो, तुमसे सॉल्व नहीं होगा। मतलब तुमको क्वेश्चन में कहीं ना कहीं ऐसा कोई हिंट जरूर दिया रहेगा कि वो यूनिफॉर्म, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म चेन भी है और ऊपर से फोर्स भी वेरिंग है, वो तुमसे सॉल्व होने से रहा 11th 12th के कॉन्सेप्ट। वही तो बोला, तुमसे नहीं उपाय नहीं है उसका, चेन नहीं सरफेस बोल तो भी नहीं उपाय है। सरफेस ऊपर खाबर हुआ तो फ्रिक्शन विक्शन लगा हुआ, और क्या कर सकते हैं, है ना। उपाय नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म वो चेन हुआ, सरफेस हुआ, उसका उपाय तुम्हारे पास 11th 12th में नहीं। ये बात उपाय की होती है ना। मैं क्या बोला, उपाय 11th 12th में नहीं है। ठीक है, दोनों चीज में अंतर है। 9th क्लास में तुम्हारे पास एफएस कॉस थीटा का उपाय नहीं था। 9th क्लास में तुम इंटीग्रेशन करके वर्क डन नहीं निकाल सकते, उपाय नहीं था 9th में, अभी है। बट अब इधर जो फंस रहे उसका उपाय 11th 12th में नहीं है। पढ़ाई थोड़ी खत्म हो गई 11th में, वर्क एनर्जी पावर पढ़े, चलो अब हम नासा के साइंटिस्ट बन जाए, है ना। पढ़ाई तो चलेगा, वो उपाय वाली बात है, किस चैप्टर में कहाँ तक पढ़ना है, उपाय वाली बात है। ठीक है, तो इसको बनाने का टेक्निक क्या होगा, उसको बनाने का टेक्निक इस तरह से होगा कि अभी देख लेना, क्वेश्चन तो अभी मैं करवाऊंगा ही, तो क्वेश्चन में देख लेना। मान लो यूनिफॉर्म चेन है, उसका मास है m। यूनिफॉर्म चेन जो भी है उसका मास कितना है m। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि पर यूनिट लेंथ पर उसका मास जो है वो कांस्टेंट आएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। तो मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, जो भी उसका लेंथ हो, मान लो अगर l है, मान लो स्मॉल l है, मान लो तो पूरे चेन का लेंथ अगर स्मॉल l है, तो हर यूनिट पर मास कितना हो जाएगा, उसका मास हो जाएगा m/l। ठीक है, अब मान लो इतना झुका हुआ, मान लो इतना, तो ये झुका हुआ वाले का अब मास कितना हो जाएगा, इस वाले पोर्शन का मास कितना हो जाएगा,
हाँ m बाई l इंटू वाई, बट मास का क्या करोगे, फोर्स का बात बताओ, इसमें वेट लग रहा है, इसका वेट होता है एम जी बाई एल इंटू वाई, ये इस वाले पोर्शन का वेट है, ठीक है। और यही फोर्स है, वेट इज अ फोर्स जिसके वजह से नीचे है, तुमको उसको ऊपर खींचना है, और ये किस पे डिपेंड कर रहा है, ये वाई पर डिपेंड कर रहा है। तो जैसे जैसे वाई कम होते चले जाएगा, तो ये वेट कम, फोर्स कम ज्यादा होता ही वो वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स का क्वेश्चन हो जाएगा। वर्क डन बाय अ वेयरिंग फोर्स, सीधा ये वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट करने पर कुछ आंसर नहीं आएगा, वो तरीके से अभी सॉल्व करके देखना पड़ेगा। यहाँ तक बस हमें ये पता चल रहा है, इस केस में जो हम लोग निकालेंगे दैट विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ, क्योंकि वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो दैट विल बी एग्जाम्पल ऑफ वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स। आ रहा है समझ में? कैसे बनाते हैं वो मैं क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ, पहले डायग्राम को सेटअप कर लूँ, ठीक? पूरा रहा है, देखो क्वेश्चन देख लो, टैप तो फोकस है। तो यूनिफॉर्म चेन है, देखो, इज हेल्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विथ 1/3, यहाँ पर बात है कि ये एक टेबल है, चेन, इस चेन का कितना पोर्शन शुरुआत में नीचे है, मतलब अगर पूरा एल होगा तो L/3 यहाँ पर झूला हुआ। क्वेश्चन तो कह रहा है, मेरा स्टेटमेंट नहीं है ना। और क्या कह रहा है, इस चेन का टोटल लेंथ L है और मास कितना है, M है, स्मॉल m है। अब क्या करना है, देखो यहाँ से क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू पुल द हैंगिंग पार्ट बैक ऑन द टेबल। जैसे ऐसे रैंडम ये क्वेश्चन पढ़ा जाए तो आपको लगेगा भी नहीं कि किसी खास टॉपिक का क्वेश्चन है, क्या है, वेट निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर देगा, नहीं आएगा। और कोई 9th को अगर पूछा जाएगा तो 9th वाले लोग बताएंगे इसका आंसर टोटल वेट mg है, उसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं, गुना डिस्प्लेसमेंट कर देते हैं, वर्क डन आ जाएगा। बट नहीं आएगा, बिकॉज ये जो है वो वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स की बातें है, क्योंकि वो जो तुम ऊपर खींचना शुरू करोगे वो 9th को कितना भी समझा लो उसको नहीं समझ में आएगा, उसको लगेगा कांस्टेंट फोर्स है। बट आप अभी खुद बोले हैं जैसे जैसे चेन ऊपर आएगा और जो तुमको फोर्स लगाना रह रहा है वो कम लगेगा, कम लगा तो वेयरिंग है तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से आंसर नहीं आएगा। इतना चीज आप सीखिए, ठीक है। बाकी आप देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम बता ही रहे थे इसको सॉल्व करने का तरीका क्या हुआ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देख लो पहले, उसके बाद बताना। मास ऑफ द चेन कितना है, मास ऑफ द चेन जो है वो m है, मास ऑफ द चेन पर यूनिट लेंथ, मास ऑफ द चेन पर यूनिट लेंथ, ये कितना हो जाएगा, m/l। तो वेट ऑफ चेन पर यूनिट लेंथ mg/l। अब वेट ऑफ द हैंगिंग पार्ट, इसको कुछ अभी y मान लेते हैं। अभी L/3 तो लिख ही नहीं सकते हो, L/3 लिखते ही फिर काम गड़बड़ा जाएगा। L/3 लिख दिए तो तुम तो लिख दिए वो कांस्टेंट होगा, मतलब तुम कांस्टेंट फोर्स खींच लोगे, क्योंकि नहीं होगा। L/3 तो लिख नहीं सकते, L/3 लिखना होता तो 90 वाले तरीके से हो जाता। आ रहा है समझ में, ठीक है। तो वेट ऑफ द चेन पर यूनिट लेंथ, अगर इसको किसी भी एट अ रैंडम पोजीशन पर अगर y मान लें, जितना में खींच रहे हैं पूरे का y नहीं, मतलब किसी भी इंस्टेंट में जब इसको ऊपर खींच रहे हैं, हर बार तो अलग अलग फोर्स लग रहा है ना, है ना। तो एट एन इंस्टेंट वाला जो भी डिस्टेंस होगा, एट एन इंस्टेंट जो लेंथ ऑफ द हैंगिंग पार्ट को मान लेंगे y। सबको आ रहा है समझ में, लेंथ ऑफ हैंगिंग पार्ट को मान लेंगे y। तो वेट ऑफ द चेन, वेट ऑफ चेन पर यूनिट लेंथ निकालोगे ऑफ हैंगिंग पार्ट का कितना हो जाने वाला है, mg/l इंटू वाई। मान लो इसका लेंथ अभी y है, L/3 नहीं होगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। L/3 एक बार लिखिए दे रहे हो तो फिर तो कांस्टेंट हो गया। L/3 तो होगा नहीं ना, क्योंकि जैसे ही तुम थोड़ा सा भी फोर्स लगाए वो L/3 थोड़ी होगा, कम हो जाएगा, और लगाए तो कम हो जाएगा, और जैसे जैसे कम होगा तुम्हारा फोर्स भी कम। तो तुम L/3 अगर लिखना होता तब इतना 15 मिनट से भाषणबाजी थोड़ी कर रहे होते, वो सीधा फोर्स निकाल लेते हैं, mg L/3 इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते, बात खत्म हो जाता है। समझ आ रहा है बात, ये हो गया। अब ये तो ये y पर डिपेंड कर रहा है, ये जो फोर्स है वो y पर डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब है दिस इज एन एग्जांपल ऑफ वेयरिंग फोर्स। और अब इससे तुमको जब वर्क डन निकालना है, इसको यहाँ से यहाँ खींचने का, तो ये एक डेफिनेट टेक्निक, ट्रिक, मेथड, एल्गोरिथम
फॉर्मूला जो बोल दो उस हिसाब से बनता है। क्या होता है मेथड, बहुत लोगों को याद है। सबसे पहले फॉर एन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, इतना चीज सिखा रहा हूँ, ये सब याद रहेगा तो करियर में खुद ही सीरियस हो जाओगे कि आगे अब कैसे कैसे पढ़ना है। और एन इनफाइनाइटली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी वाई, तो स्मॉल डी डब्ल्यू बराबर क्या निकलेगा, दिस एफ डॉट डी वाई लिखे तो डी वाई, चलो एफ डॉट डी वाई क्या होगा, एफ डी वाई कॉस 180 होगा, है ना, क्योंकि वेट ही फोर्स था, वो वेट नीचे की तरफ खींच ऊपर की तरफ है, ठीक है। दिस इज कॉस 180 होगा, माइनस दिस इज माइनस एफ डी वाई, एफ तो निकाले हो, दिस इज माइनस एम जी बाई एल इंटू वाई डी वाई, ये हो गया डी डब्ल्यू, ठीक है, पूरा रहे यहाँ आ जाएगा लिखने पर, ठीक है। तो डी डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है, अब डी डब्ल्यू से डब्ल्यू, इंटीग्रेशन को छोड़कर और कोई तरीका फिलहाल तुम्हारे पास नहीं है। व्हाट वी नीड इज इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ प्रॉपर लिमिट्स। ये क्वेश्चन की बात नहीं है, ऐसे ही होता है वर्क डन बाय वेरिंग फोर्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विथ या बाय प्रॉपर लिमिट्स। बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन तो करिए देंगे, इसमें थोड़ा बाहर निकालो, कौन कौन बाहर निकल रहा है, एम बाहर आ जाएगा, जी बाहर हो जाएगा, स्मॉल एल बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेशन वाई, क्योंकि यही वाई साला वेरिंग था, जैसे तुम खींच रहे हो तो ये वाई कम होते जा रहा है, ये वेरिंग वाई वेरी करा, तो लिमिट लगाओ कहां से कहां तक होगा वो तुमको बताना। यहाँ अब लिमिट के बारे में, यहां से यहां खींचना है, यहाँ पर 0 है खींचने के बाद, यहाँ जो टोटल खींचना है वो L/3 तक खींचना, ठीक है। दिस इज 0 से L/3 खींचना, ठीक है, या फिर L/3 से 0, वो आप अपना देख लें, 0 से L/3 खींचना, ठीक है। हाँ L/3 से, वो अगर 0 से L/3 लिख तो यहाँ माइनस नहीं लगाओगे और कोई बात नहीं है ना, अगर L/3 से 0 लगाना है तो चलो। तो आप बताओ डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन यहाँ आएगा, नीचे कर दो, चलो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन, बबलू माइनस एम जी बाई एल, अब वाई का पावर 1 का इंटीग्रेशन कितने बार बताओ, वाई का पावर 1 का इंटीग्रेशन वाई का पावर 2/2 होगा। अभी आप लोग बोलेंगे इंटीग्रेशन अभी हम लोग पढ़े नहीं, तो पढ़ो, ये पढ़ के क्या होगा, इंटीग्रेशन पढ़ो घर पर बैठ के, पहले वो क्लियर करो फिर ये क्लास करने आओ। चलो अब बताओ कितना हुआ, माइनस एम जी बाई 2l, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो 0 माइनस एल स्क्वायर बाई 9, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो वर्क डन बराबर कितना हो जाएगा, दिस इज एम जी बाई 2l इंटू एल स्क्वायर बाई 9, ये कट जाएगा, एंड दिस कम्स 1/18 mgl, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मजाक मजाक में आधा घंटा का टॉपिक चला गया, आपको लग रहा होगा कितना आसान चीज है, चेन है उसको ऊपर खींचना है, वर्क डन निकालना है, इतना मेहनत क्यों करना है, करना पड़ेगा, दिस इज वर्क डन बाय अ वेरिंग फोर्स है, करना पड़ेगा इतना का, ठीक है। हाँ ये है कि जो तैयारी करके जाते हैं मेंस में, नीट में, एडवांस में, सिर्फ पेपर देखने नहीं, जो प्रिपरेशन करके जाते हैं उनको एक टेक्निक याद रहता है, इतना थोड़ी लिखना, सीधा इस स्टेप में पहुंचे, लिमिट लगाया, आंसर आ गया। ये अंतर होता है रैंक निकालने में और क्वालिफाई करने में, दोनों चीज में अंतर होता है। क्वालिफाई भी बढ़िया बच्चा करता है, उसको मालूम है कि ऐसे ऐसे बनता है ये वो, रैंक उसका निकलता है जैसे वो इस तरह का 15 क्वेश्चन बना के गया, उसको मालूम है कि इस स्टेप में क्या पुट करना, सीधा यहां तक पहुंचे, लिमिट लगाया, आंसर आ गया। तो वो तो प्रैक्टिस पर डिपेंड करेगा कि रैंक कौन लाएगा, क्वालिफाई कौन करेगा, और कौन सिर्फ ऐसे ही पढ़ते रह जाएगा लेवल 12, ठीक है। सेम क्वेश्चन बनाओ तुम लोग, फिर से क्वेश्चन लिखो, a uniform chain is held on a frictionless table with 1/5 of its length, 1/5 of its length hanging over the edge, 1/5 of its length hanging over the edge। अभी मेरे वाले में कितना था, 1/3 था, इसमें 1/5 हैंग कर रहा, बाकी सेम क्वेश्चन है। If the chain has a length small l, mass small m, how much work is required to pull the hanging part back on the table? हो जाएगा, ठीक है। कहां पर अंतर हो जाएगा, बस लिमिट चेंज हो जाएगा, कहां से हो जाएगा वो, L बाई, है ना, तो कितना हो जाएगा, 0 L स्क्वायर बाई 25 हो जाएगा, है ना,
ये सब ऐसे ही हो जाता, स्क्वायर बाय 25 और ये mgl बाय 50, mgl बाय 50 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, अब लोग आंसर लिख लें, mgl बाय 50 स्टेप से घर पर लिखना, सीधा आंसर मत लिख देना, पूरा बना के करना। यहाँ पर मेरे तरफ से वर्क एनर्जी पावर हुआ खत्म। आप कम से कम एनसीईआरटी का पूरा क्वेश्चन, ट्यूशन मेरे से पढ़ रहे हो तो मेरा वाला तो पूरा क्वेश्चन बनाना ही है। प्रीवियस ईयर जो लोग तैयारी कर रहे हैं, नीट वाले हो तो नीट का प्रीवियस ईयर, मेंस वाले हो तो मेंस का प्रीवियस ईयर, कम से कम इतना अभी रेडी करके रख लो, क्योंकि इसके बाद वाला चैप्टर रोटेशनल मैकेनिक्स वैसे में भी काफी टफ होने वाला है, उसको तुम पीछे का देखने का तुमको टाइम भी नहीं मिल पाएगा। इसलिए हम लोग शायद ग्रेविटेशन करेंगे पहले, वो थोड़ा सा आसान है, उसके बाद रोटेशनल मैकेनिक्स करेंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी जरूर बना के देख लेना, सारा क्वेश्चन प्रूफिंग कर लेना, स्कूल एग्जाम के लिए प्रूफिंग भी इस चैप्टर में बहुत सारा है। ठीक है, थैंक यू।